हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है रिवीजन का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में बेटा हम लोग जो है ये देखेंगे कि माइक्रोब्स का यूज़, जैसे अभी लास्ट चैप्टर में हम लोग देखा था कि माइक्रोब्स का यूज़ कैसे ह्यूमन वेलफेयर में होता है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज ला करके हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। पिछले चैप्टर्स में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट को माइक्रोब्स से निकालते हैं, जो कि माइक्रोब्स ऑलरेडी सिंथेसाइज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है अपने यूज़ के लिए लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को इंटेंशनली डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए इंसिस्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो आओ चलो भी देखते हैं बेटा कैसे हम लोग इस चैप्टर में ये प्रोसेसेस कैसे होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बायोटेक्नोलॉजी को, तो इट इज़ ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के लार्ज स्केल का प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक बेटा, और इन प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई एंजाइम हो, ठीक है ना, कोई प्रोटीन हो या कोई दूसरी चीज़ जो कि जो है ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती हो, तो वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है। इसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म में, जिन ऑर्गेनिजम्स के में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ। और इन जीएमओ को कैसे तैयार करते हैं, तो इनको तैयार करने का जो मेथड है उसे कहते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पर जो है एक नया कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए डीएनए का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज लाते हैं, उसमें अल्टरेशन करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं। तो देखो बेटा, ये चेंज कैसे हो सकता है, कैसे लाया जा सकता है, इन्हीं सब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया, तो ये तैयार किया गया था किसके द्वारा, स्टैनले कोहेन एंड रॉबर्ट बॉयर ने इन 1972 में। ठीक है ना, इन्होंने कैसे तैयार किया गया था, इन्होंने लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक कोडेड जीन को एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करके, एंटीबायोटिक कोडेड जीन को एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करके, जैसे अगर ये प्लाज्मिड है किसका प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड में ये जो है एंटीबायोटिक का जीन है, ये तो हो गया हमारा प्लाज्मिड, और ये और एंटीबायोटिक जीन। तो जब इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, तो काटने के बाद देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है।
अब इसके साथ हम जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन करके तैयार होता है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ अटैच हो गया तो ये कहलाता है क्या, ये है rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कहलाता है। तो ऐसा ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था पहले, स्टैनले कोहन एंड रॉबर्ट बॉयर ने इन 1972 में तैयार किया था। ठीक बेटा, तो आओ देखते हैं कैसे होता है आगे काम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इस प्रोसेस में करते क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते क्या है कि द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड डीएनए लाइगेज, ये दो एंजाइम हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसका काम क्या होता है, कटिंग डीएनए, कट द डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेगा और लाइगेज क्या करेगा, लिंक्स डीएनए स्ट्रैंड्स को लिंक करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अप्रोप्रिएट प्लाज्मिड या वायरल वेक्टर, और ये जो प्लाज्मिड या वायरल वेक्टर जो तैयार किया गया है, ठीक है, ये जो है जीन को ट्रांसफर करेगा इनटू द होस्ट। ठीक है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली ये जो वेक्टर या प्लाज्मिड जो होता है ये कैरियर होता है, ये जीन का कैरियर होता है, रिकॉम्बिनेंट जीन का कैरियर होता है। ये जीन को कैरी करके टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाता है, वहाँ पर ये एक्सप्रेस होता है और अपना प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेप में आता है क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन, और एक्सप्रेशन जब होगा तो प्रोडक्ट निकालेगा। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन से क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे कि प्यूरीफाई करेंगे। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम हो सकता है, तो इसे हम प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद इसका फंक्शनल फॉर्म तैयार करेंगे और उस फंक्शनल फॉर्म का फिर फाइनली मार्केटिंग करेंगे और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे ताकि हम इसका सफिशिएंट मार्केटिंग और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका डेवलप कर सकें। ठीक बेटा, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का आता है नेक्स्ट स्टेप, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या करते हैं हम, अल्टरेशन ऑफ जीन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्टरेशन इन डीएनए। किसके डीएनए में अल्टरेशन करेंगे बेटा, उसके डीएनए में अल्टरेशन करेंगे जिसका हमें क्या करना है, जिससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है ना, जिससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट लेने हैं उसके डीएनए में चेंज लाएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आप ग्रो करा रहे हो तो वह मीडियम कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल नहीं होने से प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप जिसको ग्रो कराना चाहते हो, सपोज करिए कि आप किसी बैक्टीरिया जो कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आपका है, जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, उसे आप ग्रो कराना चाहते हैं कल्चर मीडियम में, और उस कल्चर मीडियम में फंगस भी ग्रो कर गया तो वो बेकार हो जाता है पूरा सिस्टम। ठीक बेटा, तो इसलिए जो है इसे हम एक अच्छा मतलब एक स्टेराइल मीडियम देते हैं ताकि उसमें डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो कराया जा सके। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का के प्रोसेसेस को अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला स्टेप आता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करिए, जिस जेनेटिक मटेरियल को, जिस डीएनए को आपको यूज़ करना है एज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करिए कि अगर आपको इंसुलिन का जीन बनाना है तो इंसुलिन का जीन आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना होगा, निकालना होगा। उसे कहाँ से आप निकालेंगे, तो उसे निकालने के लिए आपको उसका जो होस्ट सेल है इंसुलिन का होस्ट सेल क्या है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से इंसुलिन का जीन हम निकालते हैं।
तो वही है स्टेप की आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप होता है कि कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सीजर है ये। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस डीएनए को काटेंगे, टुकड़ों में काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उन टुकड़ों को आइसोलेट करेंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे उससे आगे। और उसके बाद फिर उस डीएनए के टुकड़े को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, सपोज के लिए अगर हमने इंसुलिन का जीन लिया है तो इंसुलिन का जो जीन है उसे उठा करके हम लाइगेट करेंगे, अटैच करेंगे टू द वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर में जैसे आपका कोई प्लाज्मिड हो सकता है, प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का होता है, या आपका जो बैक्टीरियोफाज वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ इसे हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर क्या होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब इसे हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज करिए बैक्टीरिया के अंदर डालना है तो बैक्टीरिया के अंदर इसको डालेंगे, ठीक है ना। या अगर किसी ह्यूमन सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर या फंगल सेल के अंदर डालना है तो वहाँ पर हम डालेंगे। तो ये होता है इंसर्शन, ठीक है, ट्रांसफ़र। और फिर उसके बाद उस होस्ट को कल्चर करेंगे इन अ कल्चर मीडियम, और उस कल्चरिंग के बाद फिर अब उससे हम प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो ये मेथड बेटा आते हैं किसमें, ये आता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ये स्टेप्स हैं, ठीक बेटा। चलो आगे आता है कि इसमें पहला स्टेप जो है वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इस स्टेप में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द होस्ट सेल। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द होस्ट सेल। होस्ट सेल से डीएनए को निकालना, जैसे मैंने अभी बताया कि बीटा सेल से इंसुलिन को निकालना, ठीक है। दूसरा होता है कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आइसोलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर बैक्टीरियल सेल है तो वहाँ पे क्या डालेंगे, लाइसोजाइम। बेटा इस पे क्वेश्चंस हैं, ये जो स्टेप्स हैं इस पे आप ध्यान देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल अगर है तो उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए क्या डालते हैं बेटा, लाइसोजाइम डालेंगे, ठीक है ना। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। अगर प्लांट सेल है तो क्या डालेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम डालेंगे, और सेल्यूलेज एंजाइम प्लांट सेल की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है ना, सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, ठीक बेटा। और नेक्स्ट आता है काइटिनेज एंजाइम, ये भी क्या करता है, ये भी डिसॉल्व द सेल वॉल, ये भी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि ये कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। जब तक हम इन्हें नहीं डिसॉल्व करेंगे तब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पहुंचेंगे, और जब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि हिस्टोन को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम। एक्चुअली हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, तो इस हिस्टोन प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम ही डालते हैं, जो कि इसे डिसॉल्व कर डालता है, ठीक है। और आरएनए को डिसॉल्व करना है तो राइबोन्यूक्लियस डाल दीजिए, यह आरएनए को डिसॉल्व कर देगा। और उसके बाद जब आपने जो है, सपोज करिए कि आपने प्लांट सेल लिया था, प्लांट सेल में आपने सबसे पहले सेल्यूलेज डाला जो कि सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया, फिर आपने प्रोटीनेज डाला जो कि सेल मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दिया, और प्रोटीएज ने फिर जो है हिस्टोन को भी डिसॉल्व कर दिया। आरएनएज आपने डाल दिया तो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के थ्रेड्स बचे। अब इन डीएनए के थ्रेड्स को आप आसानी से निकाल सकते हो बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालोगे बेटा तो क्या होगा, देखो चिल्ड इथेनॉल डालते ही जो है तुरंत वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वह डीएनए तो जो थ्रेड्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। अब उस प्रेसिपिटेटेड डीएनए थ्रेड को आप निकाल लीजिए, वह प्रोसेस कहलाता है क्या, ठीक है ना। उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, इल्यूशन कहते हो, ठीक बेटा। चलो स्पूलिंग, उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, स्पूलिंग कहते हो। चलो आगे हम लोग देखते हैं बेटा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन।
अब डीएनए को जब आपने आइसोलेट कर दिया तो अब उसे स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करना है। तो कैसे काटेंगे बेटा? तो इसे काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है कि एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियेजेस क्लास, एंजाइम का एक क्लास है न्यूक्लियेज, जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, उसी क्लास से ये बिलोंग करता है। तो इसके दो कैटेगरी हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है कि कट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड्स से न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि कट न्यूक्लियोटाइड एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए, डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन, डीएनए में के अंदर से जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन से उसको काटेगा, और वह पर्टिकुलर पोजीशन कहलाता है क्या? उसका रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहाँ से ये काम करता है उसे बोलते हैं क्या? रिकॉग्निशन। और ये रिकॉग्निशन साइट जनरली क्या होता है? पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जो कि उल्टा और सीधा एक जैसा हो, ठीक है ना। कुछ शब्द हैं जो पैलिंड्रोमिक शब्द हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नितिन, NITIN, अगर आप इधर से पढ़ोगे तब भी नितिन और इधर से पढ़ोगे तब भी नितिन, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से एक ही जैसे पढ़े जाने वाले शब्द हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं। उसी तरीके से डीएनए में भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस दोनों तरफ से एक जैसा होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब इसमें आता है कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज डीएनए सीजर्स या मॉलिक्यूलर सीजर, डीएनए सीजर या मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, या इसको जेनेटिक नाइफ या केमिकल नाइफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को बीच से काट देता है, तो एक नाइफ जैसा काम करता है, सीजर्स जैसा काम करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ कहते हैं, ठीक है। देखो, अब रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो है यह एंजाइम का एक रिकॉग्निशन साइट होता है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, जिससे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, उस पर ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर जा करके दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है, ठीक है ना। कैसे काम करता है? देखो, जैसे ये जो है ECO-R1 नाम का एक एंजाइम है, जो कि इश्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट है ये, ठीक है ना। इस रेस्ट्रिक्शन साइट में आप क्या देख पा रहे हो कि GAATTC, इधर से आप जाओगे 5 to 3 जाओगे तो GAATTC, और अगर इसी का रिवर्स आते हो तो CTTAAG ये आता है, ठीक बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी पर ये काटता है, ये डीएनए को कहाँ से काटता है? खासकर इसका कटिंग जो साइट होता है वह A और G के बीच से होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये कट करता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे कैसे ये काटता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब ये काटता है तो जो इंड तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टिकी इंड। स्टिकी इंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंड आसानी से जुड़ जाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के होते हैं और इन्हें जोड़ना आसान होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? स्टिकी इंड कहते हैं, ठीक है। और हिंद 2 नाम का जो एंजाइम है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाला गया पहला ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि अब तक जो है लगभग मोर देन 900 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डिस्कवर किए गए हैं और उन पर काम हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कैसे ये स्टिकी एंड तैयार करता है। यहाँ पर देखिए जैसे जब जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करता है तो कैसे काम करता है देखिए। जैसे यह आपका एक वेक्टर डीएनए है, यह एक वेक्टर डीएनए है और यह इसका फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए मतलब किसी प्लाज्मिड का डीएनए हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफाज हो सकता है, ठीक है।
और ये क्या है, ये फॉरेन डीएनए है। दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है EcoR1। यहाँ पर EcoR1 नाम का एंजाइम हम यूज करते हैं। यह EcoR1 इस पे भी काम करता है और इस पे भी काम करता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका एक्शन पॉइंट होता है इन बिटवीन द ए एंड जी, ए और जी के बीच में काम करता है। ये यहाँ पर काट रहा है। काटने के बाद आप देख पा रहे हो कि जो दोनों प्रोडक्ट जो तैयार हुए, ठीक है ना, कटने के बाद ये देखो, ये जो यहाँ बचा जी और सी ये तो अटैच हैं, लेकिन ए है इधर बचा हुआ, और इधर जो बचता है वो क्या बचता है कि जी और सी इधर जुड़े हुए हैं, लेकिन ए इधर तैयार है। अगर हम इनको उठा करके ले आएँ, इसके ऊपर अटैच करें, तो एक दूसरे का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री तैयार हुआ। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। इन्हें हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, ठीक बेटा, इन्हें हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। स्टिकी एंड कहते हैं। जो स्टिकी एंड जो है आपस में चिपक गया, और जिस पॉइंट पर ये काम किया है उसे रिकग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। जैसे ये GAATTC, यह एक रेस्ट्रिक्शन या रिकग्निशन साइट है फॉर द EcoR1, और इनके एक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वे स्ट्रक्चर कहलाते हैं स्टिकी एंड। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सेम टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को, मतलब फॉरेन और वेक्टर डीएनए दोनों को काटने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? इसलिए बेटा ताकि स्टिकी एंड तैयार हो सके, इसलिए ताकि स्टिकी एंड तैयार हो सके और स्टिकी एंड आपस में चिपक सके, ठीक बेटा। अब देखिए, अब अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इनको अटैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों स्टिकी एंड को आपस में अटैच करने के लिए डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम लगता है। डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम लगता है जो कि दोनों को लाइगेट करता है। लाइगेशन का मतलब होता है चिपकाना, जोड़ने का काम करता है, ठीक बेटा। तो आओ देखते हैं यहाँ पर कि जब सेपरेशन आपने कर लिया, डीएनए स्ट्रैंड्स को जब आपने काट करके अलग कर दिया, तो अलग करने के बाद अब आप क्या करते हो, अब आप उन्हें सेपरेट आउट करते हो, और सेपरेशन के लिए जो टेक्निक आप यूज़ करते हो उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जिस टेक्निक में करते क्या है बेटा हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, कि यहाँ पर डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है, और इसके लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एग्रोज जेल होता है। एग्रोज ये सीवीड्स से निकाला जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। और इसका एक बात और होता है कि इट हैज़ द सीविंग इफेक्ट। इट हैज़ सीविंग इफेक्ट्स, इसका सीविंग इफेक्ट होता है, और सीविंग इफेक्ट होने की वजह से, सीविंग का मतलब होता है छोटे छोटे पोर बना देना। ये छोटे छोटे पोर बनाता है जिन पोर से एग्रोज जेल जो है मूव करके, जिन पोर से जो है डीएनए फ्रैगमेंट मूव करके चलते हैं। तो इसलिए जो छोटा फ्रैगमेंट होगा वो फास्ट मूव करेगा, जो बड़ा सेगमेंट होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर देखो कि ये जो है आपका एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है। ये जो है यह इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, ये देखिए ये पूरा एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, ठीक है ना। और इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है, एग्रोज जेल, ये एग्रोज जेल भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एग्रोज जेल में वेल्स बने हुए हैं, देखो ये सब क्या है, वेल्स हैं, जिन वेल में हम क्या करते हैं कि डीएनए को लोड करते हैं। और एक बात देख पा रहे हो बेटा कि ये वेल जो है वो हमेशा कैथोड साइड की तरफ होता है, मीन्स निगेटिव पोल की तरफ होता है, और उसके अगेंस्ट क्या रहता है, एनोड यानी पॉजिटिव पोल होता है। तो अब क्या करना है हम यहाँ पर कि डीएनए को कहाँ लोड करेंगे बेटा, इन द वेल्स। ये एग्रोज जेल के वेल में हम डीएनए को लोड कर देंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे ये डीएनए मूव करना शुरू करेगा तेज़ी से। जब मूव करना शुरू करेगा तो
जो छोटा टुकड़ा होगा वो तेज़ी से भागेगा इधर की तरफ, और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो धीरे धीरे चलेगा। तो इस तरीके से पूरा डीएनए जो है एक पैटर्न में अरेंज हो जाता है। तो ये जो है ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है इनका, ये कहलाता है कि एग्रोज जेल के अंदर पूरा डीएनए के तैयार हो गया। ठीक है ना, एग्रोज जेल में पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग हो गई, स्लैब पूरा एग्रोज जेल स्लैब में डीएनए पूरा जो है सीक्वेंस में भर करके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा कि अब डीएनए को आप एक्सपोज कर सकते हो यूवी रेज में, बट लेकिन उससे पहले आप पूरे डीएनए को जो जेल स्लैब है उसको पूरे को एथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे। ट्रीट करने के बाद तब इसे यूवी रेज से एक्सपोज करोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, तब आपको दिखाई देगा डीएनए इन द ऑरेंज कलर। ठीक है ना बेटा, ऑरेंज कलर में डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ देखिए, अब आता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, तो नॉमेनक्लेचर का आधार है बेटा यहाँ पर क्या, होस्ट बैक्टीरिया। नॉमेनक्लेचर का बेसिस क्या है बेटा, होस्ट बैक्टीरिया। एक्चुअली होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि बैक्टीरिया में कोई अगर फॉरेन डीएनए इंटर किया, सपोज के लिए कोई बैक्टीरियोफेज वायरस उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो अपना डीएनए छोड़ेगा उसके अंदर। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए पहुंचेगा, तुरंत ये बैक्टीरिया जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकालेगी, जो कि जाकर के उस वायरल डीएनए को टुकड़ों में तोड़ देगा। जब वायरल डीएनए टुकड़ों में टूट जाएगा तो वायरस का जो अपना इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, यानी कि बैक्टीरिया ने अपने आप को वायरस के इन्फेक्शन से बचा लिया। यानी कहने का मतलब कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है बैक्टीरिया को सेफ करना फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो इसमें जो है जो होस्ट बैक्टीरिया होता है उसी के नाम पर इसका नाम रखते हैं। तो इसमें भी कुछ सीक्वेंस हैं, कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट लेटर हम लेते हैं बैक्टीरिया के नाम से, जो फर्स्ट लेटर लेते हैं वह उसके जीनस का नाम होता है, बैक्टीरिया के जीनस का नाम होता है। सेकेंड 2 लेटर जो लेते हैं, अच्छा फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल से लिखेंगे, और सेकेंड 2 लेटर जो लेंगे वह उसके स्पीसीज का होता है। सेकेंड 2 लेटर्स कहाँ से लेते हैं, स्पीसीज से लेते हैं। और थर्ड जो लेटर लेते हैं वो क्या होता है, थर्ड लेटर वह उसके स्ट्रेन का होता है, वह उसके स्ट्रेन का होता है। और जो फोर्थ लेटर लेते हैं, फोर्थ लेटर जो है वह उसका रोमन न्यूमरल होता है, रोमन नंबर होता है, जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से सीक्वेंस में यह एंजाइम बैक्टीरिया से निकाली गई, उस होस्ट से निकाला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई RY13 नाम का एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से जो एंजाइम निकाला जाता है उसका नाम क्या होगा, तो पहला नाम हम कहाँ से रखेंगे, ये E फॉर एस्चेरिचिया। अब दूसरा नाम क्या लेंगे, ये CO लेंगे, तो ये CO हो गया, E को इससे स्ट्रेन से लेंगे क्या, R। ठीक है ना, E को R, और पहला एंजाइम है तो क्या हो जाएगा, E को R1। इस तरीके से दूसरा होगा तो दूसरे का नाम हो जाएगा E को R2। तो इस तरीके से जो है, और तीसरा होगा तो E को R3। इस तरीके से नाम इनका बढ़ता चला जाएगा। ठीक बेटा, चलिए अगला जो हमारा आता है कि एम्प्लीफिकेशन। अब जैसे डीएनए के जो टुकड़े हमें मिलते हैं उनकी संख्या कम होती है, और अगर संख्या कम है डीएनए के टुकड़ों की तब हमें फिर एक्सपेरिमेंट कराने में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है हमारा रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट सफल हो और हो सकता है ना हो। तो लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, डिजायरेबल जीन्स ज़्यादा नंबर में होंगे, तो सफलता के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आओ देखते हैं कैसे हम इसे आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आता है, इस मेथड कहलाता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका रिक्वायरमेंट है, इसके 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहला क्या है कि टेम्पलेट डीएनए,
दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, 2 सेट प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो अनिलिंग के दौरान यूज होते हैं। और तीसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें स्पेशली टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, जो टैग पॉलीमरेज निकाला जाता है किससे, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। यह ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो कहाँ पाया जाता है, जो कि जो है हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में पाया जाता है। और ये मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ये आर्की बैक्टीरिया है, एक तरह का ये आर्की बैक्टीरिया है, ठीक बेटा। आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसलिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। अब आओ देखते हैं स्टेप्स, तो उसमें क्लियर होगा क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम पहला स्टेप देखें तो जिसमें डीनेचुरेशन होता है, और यह 95 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 95 डिग्री सेल्सियस तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हम लोगों के बॉडी का एंजाइम तो वहाँ पर डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से, वो काम ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। दूसरा स्टेप होता है अनिलिंग। अनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स इसके साथ जुड़ते हैं, और ये काम भी होता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी हाई टेम्परेचर है, 55 to 65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन, और इसमें क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज क्या करता है कि वो डीएनए के टुकड़ों को, ठीक है ना, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को ला करके अटैच करना शुरू करता है, और अटैच करके डीएनए का नया स्ट्रैंड फॉर्म करता है। आओ देखते हैं बेटा कैसे ये पॉसिबल है। देखो ये इसमें जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन, जो कि आपने अभी देखा कि 95 डिग्री सेल्सियस हीट यहाँ पर देते हैं, कितना 95 डिग्री सेल्सियस का हीट देते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए टूट करके सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया। अब क्या करते हैं, अनियलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं कि प्राइमर्स, जो मैंने बताया नहीं कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्राइमर्स, ये जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में जाकर के अटैच हो जाएंगे। ये प्राइमर का अटैचमेंट क्यों जरूरी होता है बेटा, ताकि टैग पॉलीमरेज अपना काम कर सके, क्योंकि टैग पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक जगह चाहिए बैठने के लिए, और वो जगह कौन देता है, प्राइमर देता है, ठीक बेटा। तो प्राइमर की वजह से यहाँ पर ये आराम से ये जो है अपना काम स्टार्ट कर सकता है, ठीक बेटा। फिर नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको कहते हैं हम लोग टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का काम आ गया। अब प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि भी हम कल्चर मीडियम में रखेंगे, डाल रखेंगे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल मेथड है। तो ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा कि ये जो सिंथेसाइज्ड जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, उनको ला करके कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग अटैच करेगा। जैसे अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो उसके सामने थायमिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो थायमिन, इस तरीके से अटैच करता जाएगा और एक नई कंप्लीट चेन बन करके तैयार हो जाएगी। तो यह प्रोसेस कहलाता है एक्सटेंशन। तो इस तरीके से बेटा एक साइकिल में 2 स्ट्रैंड मिल जाते हैं आर्टिफिशियली, और ऐसे ही अगर 30 साइकिल चल जाए तो 2 to the power 30, तो 2 to the power 30 की वैल्यू किस में आएगी, बिलियंस में आएगी। अबाउट 1 बिलियन जो है टाइम्स इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएगा ये, ठीक बेटा, बात समझ आ रही कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि डीएनए की संख्या को हम आर्टिफिशियली एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और जब हमारे पास ढेर सारा डीएनए हो जाएगा, डिजायरेबल डीएनए जब हमारे पास ढेर सारा हो जाएगा, तो ढेर सारा डिजायरेबल डीएनए हो जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट अब आसान हो जाएगा। और देखते हैं कैसे ये आसान होगा, क्या करेंगे इसमें हम। अब आता है क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि जो आपने डीएनए तैयार किया है बेटा, उस डीएनए को किसी वेक्टर के साथ अटैच करेंगे तभी ये आगे मूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द आरडीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के साथ अगर हम नहीं अटैच करेंगे, वो बात जरूर सही है कि हमारा लाइगेज एंजाइम यूज़ करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था वहाँ पर अटैच करने के लिए। तो अटैचमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक इसको नेक्स्ट होस्ट में हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएंगे। जब होस्ट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। वेक्टर
या कैरियर जो है क्या करते हैं कि कैरीज डिजायरेबल जीन टू द होस्ट सेल। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या हो सकता है, कोई प्लाज्मिड हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफाज हो सकता है। ठीक है और प्लाज्मिड की विशेषता होती है कि वह ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली वो डिवाइड करता है। उसे अगर किसी अच्छे से न्यूट्रिएंट मीडियम में भी रख देंगे तो भी ये रेप्लिकेट वहाँ पर कर लेगा। ठीक है ना, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर है तो भी रेप्लिकेट कर लेगा। ठीक है, इसके पास खुद का अपना रेप्लिकेशन सिस्टम होता है, इसलिए आसानी से रेप्लिकेट कर लेता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक फीचर्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के क्या क्या फीचर्स बनते हैं, तो सबसे पहला फीचर आता है कि उस वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरी होना चाहिए। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम लोग ओरी कहते हैं। ठीक बेटा, लिंकिंग द डिजायर्ड जीन विद द ओरी अलाउ द रेप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद इन द होस्ट सेल। ठीक बेटा, होस्ट सेल में डालते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि ओरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर बेटा क्या होते हैं कि ये वो साइट होते हैं किसी भी प्लाज्मिड के अंदर जो साइट हमें ये बताते हैं कि हमारा उस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है कि नहीं। अगर एंटीबायोटिक ये जो साइट्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सेलेक्टेबल मार्कर्स, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स ये जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होते हैं। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट क्या करता है कि यह एंटीबॉडीज़ के प्रति, ठीक है, एंटीबॉडीज़ के प्रति सेंसिटिव होता है। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन का असर नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है तो उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का असर नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन साइट, ये रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, या जिसको आप लोग कह सकते हो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। ये जो एंजाइम रेजिस्टेंट साइट्स हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। ठीक है ना, अब क्या आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कोई एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आप अलग से अटैच कर दिए हैं, कोई फॉरेन डीएनए, कोई एलियन डीएनए अटैच कर दिए हैं, तो वह बैक्टीरिया अब क्या हो जाती है, वह हो जाती है ट्रांसफॉर्मेंट। वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो गया, उसके अंदर बदलाव हो गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ठीक है, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्चुअली रियली ये सब क्या होते हैं, दीज आर द जीन्स कोडेड फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके लिए ये रेजिस्टेंट होता है। ठीक बेटा, और एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, PBr322, PBr322 जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस पे ये क्या है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड है फ्रॉम द नेचुरल प्लाज्मिड्स। ठीक है ना, नेचुरल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल प्लाज्मिड्स से पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट्स को काट करके अटैच किया गया और एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, PBr322। इसे जो है बोलीवर एंड रोड्रीगेज, बी मतलब बोलीवर एंड आर मतलब रोड्रीगेज, तो रोड्रीगेज और बोलीवर ये दोनों मिल करके जो है प्लाज्मिड बनाए, P फॉर प्लाज्मिड होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या कि प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रीगेज। ठीक है, इसमें देखेंगे आप तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जैसे देखो ये PST1, PVU1, EcoR1, CLAV1, HIND3, ये सब क्या हैं, ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, BAMH1, SAL1। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। इसके अलावा इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है आपका दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक है AMPR, दूसरा है TETR, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ये दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं जो किस पर हैं, BAMH1 SAL1 द्वारा टेट्रासाइक्लिन है,
इसके रेस्ट्रिक्शन साइट पर टेट्रासाइक्लिन है और PBU1 और PST1 के साइट पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। ठीक है, और इधर क्या है, एक ओरी है, जो ओरी क्या करेगा, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। और तीसरा ये ROP है। ROP किसके लिए होता है बेटा? ROP इज कोडेड फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए जरूरी जो प्रोटीन होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत तो ओरी से होती है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कोडेड प्रोटीन होता है वो कौन देता है? वह रोप पॉइंट पर बनता है। ठीक बेटा, ये बात आपको याद, ये हमेशा याद रहेगी। तो अब इसमें क्लोनिंग साइट्स, जैसे इतने ढेर सारे क्लोनिंग साइट्स मैंने बताया आपको, PST1, PBU1, EcoR1, ये सब, तो ये सब वो साइट्स हैं जहाँ पर कि हम डिजायरेबल जीन को अटैच करते हैं, डिजायरेबल जीन को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि इफ़ वी लाइगेट अ फॉरेन DNA एट द BAMH1, तो BAMH1 बेटा किसके लिए है? BAMH1 और SAL1 ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स से लगा हुआ क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट इससे लगा रहता है। तो अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट BAMH1 के माध्यम से अटैच किया है, तो BAMH1 उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जहाँ पर अटैच करेगा, उस पॉइंट पर टेट्रासाइक्लिन का जीन था, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन अब वहाँ से हट जाएगा, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर जो है उसके अंदर से ख़त्म हो गया। जो रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ, उस रिकॉम्बिनेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का पावर ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर। ठीक बेटा, इतनी बात समझ गया। अब क्या होगा बेटा कि बट दिस वेक्टर कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। इसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से निकाल सकते हैं। कैसे? बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन, क्योंकि अभी भी उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, क्योंकि एम्पिसिलिन जो है PBU1 और PST1 पर अटैच है। तो वहाँ से तो आपने अटैच किया नहीं, आपने तो BAMH1 से किया था, तो इसलिए अभी भी उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है। तो अगर हम ऐसे बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये प्लाज्मिड गया हुआ है, जिस प्लाज्मिड में BAMH1 द्वारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया गया है, तो हम क्या पाएंगे कि वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो करेगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो नहीं करेगी। तो हम पहचान लेंगे कि इसी के अंदर वो जीन है, वो प्लाज्मिड है, अदरवाइज हमको पहचानना मुश्किल होगा। तो इस मेथड से हम आसानी से इसे पहचान पाते हैं। ठीक है ना। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है ना, आर देन ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन वाले में ये ग्रो नहीं करेगा। अब देखिए आगे क्या होगा कि द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन वाले मीडियम में तो ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेगा। ठीक बेटा। अब उसके बाद क्या है कि बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग द बोथ एंटीबायोटिक्स। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है दोनों वाले मीडियम में ग्रो करेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों वाले मीडियम में ग्रो करेगा, जबकि रिकॉम्बिनेंट जो है सिर्फ एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि उस पर टेट्रासाइक्लिन वाले पॉइंट पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया गया है। ठीक है। एक पॉइंट आता है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसका मतलब होता है कि जिस जीन पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया है, वह जीन अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे प्रोसेस विच मेक अ पर्टिकुलर जीन इन वेक्टर इनएक्टिव ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन DNA। In this, a recombinant DNA is inserted. Recombinant DNA is inserted with the coding sequence of enzyme beta galactosidase. बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जगह पर, आप जानते हो बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन होता है, तो उस जीन पर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ला करके आप अटैच कर दिए हैं, तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का नेचर क्या होता है कि अगर जो है द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंजाइम इन प्लाज्मिड
ये क्रोमोजेनिक प्लेट पर ब्लू कलर देता है, इसको ध्यान देंगे बेटा, ये ब्लू कलर कॉलोनी डेवलप करता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है कि यह जो है लैक्टोज को, ठीक है ना, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो गैलेक्टोज को यूटिलाइज कर देता है, इसलिए कॉलोनी कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाती है। लेकिन अगर यह जीन, इस जीन की जगह पर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच आपने कर दिया है तो अब वह कॉलोनी ब्लू नहीं होगी। जो ट्रांसफॉर्मेंट तैयार होगा बैक्टीरिया का, उस ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू नहीं होगी। जब ब्लू नहीं होगी तो आप आसानी से पकड़ लोगे कि जहाँ पर ऐसी बैक्टीरिया हैं जहाँ पर ब्लू कलर नहीं निकल रहा है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेंट हैं, और बाकी जो ब्लू कलर दे रहे हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये भी एक जो है सिलेक्टेबल मार्कर जैसा काम करता है, ठीक है। फिर है आगे कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो एक आपका आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर ये क्षमता होती है कि यह अपना टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको कहते हैं टीडीएनए, यह जब किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसमें अपना टीआई प्लाज्मिड छोड़ देता है। और टीआई प्लाज्मिड क्या करता है बेटा कि वह जो है प्लांट सेल्स में ट्यूमर ग्रोथ कराता है, सेल डिवीजन के रेट को फास्ट कर देता है, ट्यूमर ग्रोथ कराता है, ठीक बेटा। और दूसरा आता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, लेकिन इस वायरस को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक बेटा। और दूसरा होता है, ये दोनों एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्रोबैक्टीरियम या रेट्रोवायरस, ये दोनों जो है एज ए वेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम। अब आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है बेटा? कि ये वह होस्ट होता है जिसके अंदर अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड इंटर कराएं तो वह प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा और प्रोडक्ट भी देगा। तो ऐसे होस्ट जो कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे जीन को जो है कैरी कर सकते हैं, निश्चित रूप से वो जो है प्रोडक्ट हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट देंगे। तो एंट्री ऑफ प्लाज्मिड टू द होस्ट सेल या रेसिपिएंट सेल इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि फॉर दिस, ये पॉइंट देखो ध्यान देना, क्योंकि फॉर दिस द होस्ट सेल इज ट्रीटेड विद बाईवैलेंट आयन, जैसे बाईवैलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक है ना। जिस कल्चर मीडियम में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट और होस्ट सेल डालेंगे उसी में हम कैल्शियम आयन भी डाल देंगे, ताकि कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में उसकी जो सेल वाल होगी उसमें बैक्टीरिया के सेल वाल में होल्स डेवलप हो जाएंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स प्लाज्मिड जो है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बड़े आसानी से अंदर इंटर कर जाएगा। दिस इंक्रीजेज एफिशिएंसी with which the DNA enter the bacterium through the pores of the cell wall, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। एक मेथड और होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सेल को जो इंक्यूबेट करते हैं, जैसे ये कल्चर लेते हैं, जैसे इस तरीके से एक ट्यूब है कल्चर मीडियम, इसमें हमने जो है इसमें सेल्स भी लिया है, इसमें हमने बैक्टीरिया भी लिया है, प्लाज्मिड भी लिया है। जैसे ये बैक्टीरिया ले लिया और ये प्लाज्मिड ले लिया, इन दोनों को ले लिया। लेने के बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको आइस में डालते हैं, ठीक है ना, ठंडा करेंगे, ठीक है ना, चिल करेंगे। फिर उसके बाद इसे फिर हीट शॉक देंगे। हीट शॉक कितने समय के लिए? थोड़े ही समय के लिए देंगे, एट 42 डिग्री सेल्सियस देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन्हें पुटिंग बैक ऑन आइस, इसको वापस फिर आइस पर रख देंगे। इससे क्या होगा, इन सबों से क्या, इस प्रोसेस से क्या होगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर होल्स डेवलप हो जाएंगे। जब होल्स डेवलप हो जाएंगे, बैक्टीरिया के वाल में होल डेवलप हो जाएंगे, तो बड़े आसानी से जो ये हमारा जो प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ये प्लाज्मिड्स जो हैं ये बड़े आसानी से फिर इसमें इंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। जब इसमें इंटर कर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये इंटर कर गए
प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर, तो उसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक आता है माइक्रो इंजेक्शन, जो एनिमल सेल्स में होता है, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक निडल के माध्यम से सीधे हम जो है न्यूक्लियस में इंटर करा देते हैं। और दूसरा होता है बायोलिस्टिक या जीन गन होता है। जीन गन में क्या होता है कि टंगस्टन या गोल्ड के छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, उन पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करके उसका बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट सीधे जो है वह न्यूक्लियस में प्लांट सेल के घुस जाता है। ठीक बेटा, तो ये रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को कैसे पाया जाए, तो इसे पाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग जो प्लाज्मिड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग प्लाज्मिड्स को, जिनको हमने बैक्टीरिया सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, यानी ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट या जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड होस्ट जो हमारे तैयार हुए हैं, इन्हें हम एक सूटेबल मीडियम देंगे ताकि उस सूटेबल मीडियम में ये ग्रो कर सकें और इनके अंदर प्रेजेंट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लरिश करे और वो अपना प्रोटीन तैयार करे, वो अपना प्रोडक्ट तैयार करे। तो आओ देखते हैं बेटा ये कैसे हो सकता है। तो आफ्टर इंसर्शन अ पीस इंसर्शन ऑफ एन एलियन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा, ठीक है ना, इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल सेल्स। बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल सेल में जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद क्या करता है, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाता है और प्रोडक्ट भी देता है। तो लिखा है ना, द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इज टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोटीन, डिजायरेबल प्रोडक्ट को निकालना, जीन से डिजायरेबल प्रोटीन को निकालना। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, द फॉरेन जीन जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट जीन इन रेसिपिएंट सेल, रिकॉम्बिनेंट जीन इन रेसिपिएंट सेल गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है ना, एंड प्रोटीन फॉर्म्ड बाय एनकोडिंग जीन इन अ हेट। अब ये जो जीन जो ये प्रोटीन तैयार होता है, ठीक है ना, हेट्रोलॉगस होस्ट में जाकर के जो प्रोटीन तैयार होता है वह प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट जीन द्वारा तैयार हुआ है, इसलिए उसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट जीन द्वारा प्रोड्यूस प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तो आओ देखते हैं बेटा ये प्रोटीन कैसे तैयार हो रहा है। अब इसको तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है बेटा, यह एक लार्ज बड़ा सा टैंक होता है। ठीक बेटा, इस बड़े से टैंक में हम क्या करते हैं, ढेर सारा कल्चर भर देते हैं। देखो लिखा है ना कि ये लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या हैं कि 100 to 1000 लीटर जो है कल्चर रखते हैं, और रॉ मटेरियल्स, इसमें रॉ मटेरियल्स जो है जो भी है, ठीक है ना, जो कल्चर का रॉ मटेरियल है उसे जो है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या ईस्ट सेल है, तो इसके माध्यम से इसे हम एक प्रोडक्ट में बदल देते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट में जैसे कि किसी एंजाइम या प्रोटीन में बदल देते हैं। तो यह क्या करता है बेटा, इसमें हम करते क्या हैं, इट प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन देता है जिसमें ये सेल्स आसानी से फ्लरिश कर सकें, ग्रो कर सकें। और ये कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, साल्ट है, विटामिन है यानी कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन है, और ये सब चीज़ें देने से ये फ़ायदा होता है कि डिजायरेबल प्रोडक्ट हम बड़े आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम देखते हैं यहाँ बेटा, तो ये दो तरह के बायोरिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, देखो बायोरिएक्टर्स आर कॉमन यूज बायोरिएक्टर्स इज ऑफ द स्टीयरिंग टाइप। स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर में क्या होता है बेटा कि यह एक सिलिंड्रिकल शेप का, कर्व बेस का, शेप इसका सिलिंड्रिकल होता है लेकिन बेस इसका कैसा होता है, कर्व होता है। बीच में इसमें क्या होता है, स्टीयरर लगा रहता है। स्टीयरर रहता है जो क्या करता है कि इवन मिक्सिंग करता है, प्रॉपर तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक जो है एक जैसा कल्चर और ऑर्गेनिजम्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो बबल्स जो तैयार होते हैं, एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द एरेटर्स। एरेटर से जो है हम
एरेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें एयर बबल उसमें डाल सकते हैं। एयर बबल डालेंगे तो ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ेगा ताकि बैक्टीरिया जो है बड़े आसानी से अपनी संख्या को बढ़ा सकें। फिर क्या होता है कि एजिटेटर सिस्टम होता है, ये भी एजिटेटर सिस्टम भी जो है ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाने के लिए होता है और उसको मिक्सिंग के लिए भी होता है। और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तो जैसा मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन को जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिस्टम है। इसके बाद फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, जो झाग जो बनेगा ऊपर, उस झाग को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर होता है। और इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम ये होता है। और नीचे से जो है एक सिस्टम लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग सिस्टम, जिसमें जो है जिसके माध्यम से हम सैंपल ले सकते हैं इसका। जैसे देखो अगर इसको, तो ये कर्व बेस का है, ये ऐसे, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, ये फोम ब्रेकर्स होते हैं और ये ब्लेड्स है, जो ब्लेड्स जो है क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है ना, पूरे कल्चर को रोटेट कराते हैं, मिक्सअप करते हैं। और इसमें जो है यहाँ से एसिड, बेस, पीएच ये सब जो है कंट्रोल करने के लिए होता है। और स्टीम डाल करके स्टेलाइजेशन के लिए भी होता है। ये ऊपर मोटर लगा है जिससे ये रोटेट करा सकते हैं। जब रोटेट हम कराएंगे बेटा तो पूरी तरीके से इवनली ये मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिएंट है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर हो जाएगा और जो फोम वगैरह जो बनेंगे वो भी ब्रेक हो जाएंगे। और उसी तरीके से दूसरा जो होता है हमारा क्या है, ये स्पाज्ड स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर है, ठीक है। तो अब फाइनल जो हमारा आता है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जैसे प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया तो उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं बेटा कि सेपरेट करते हैं और उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट को फिर क्या करते हैं कि सूटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना। सूटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ उसे मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब उसे हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में ले जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में ले जाएंगे ताकि हम ये देख सकें तो ये कि ये सेफ़ है कि नहीं है, इसका एक्शन क्या है, एक्शन का तरीका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सेफ़ है कि नहीं है। जब इतनी चीज़ें हम कर लेते हैं तब इसके बाद हम ये डाउन स्ट्रीम के बाद अब ये प्रोडक्ट को फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग के बाद हम इसकी फिर मार्केटिंग करते हैं ताकि हम मार्केट में लोगों तक पहुंचा सकें। तो बेटा इस तरीके से ये चैप्टर जो है ब्रीफली इसका एक आपने एक्सप्लेनेशन देखा, रिवीजन देखा और आई होप आप लोगों को जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आप इसका यूज़ करेंगे, इसको आप तैयार करेंगे सो दैट यू मे सॉल्व योर क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन इजीली। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।